हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 6 है। लास्ट हमने पढ़ा था ओथेलो के बारे में। आज हम आ जाएंगे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल पे। ये एक कॉमेडी है। इसमें हेलेना और बर्ट्रम दो मेन कैरेक्टर्स हैं। हेलेना लव्स बर्ट्रम बट बर्ट्रम डज नॉट लव हेलेना। ऐसा क्यों है? बट जो रीज़न है बर्ट्रम का फॉर नॉट लविंग हेलेना वो ये है कि हेलेना एक बहुत अच्छी फैमिली से नहीं आती हैं, एक बहुत अच्छे सोशल बैकग्राउंड से नहीं आती हैं। इसीलिए बर्ट्रम जो है ही डज़ नॉट लव हर बैक। बट हेलेना रियली लव्स बर्ट्रम। और बर्ट्रम जो है वो कंडीशंस रखते हैं। वो बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा, देन यू विल बी माई वाइफ, है ना। वैसी सी कंडीशंस रख देते हैं और वो टफ़ कंडीशंस होती हैं। हेलेना उन कंडीशंस को पूरा करती हैं टू विन द लव ऑफ बर्ट्रम एंड अल्टीमेटली फिर वो लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ठीक है। हेलेना एंड बर्ट्रम, बर्ट्रम डज नॉट लव हेलेना, put some conditions कि this you'll have to do, and Helena is able to fulfill those conditions and then there is a happy ending. ठीक है। हेलेना से आपको कुछ याद आना चाहिए था। क्या याद आना चाहिए था? विलियम शेक्सपियर का पहले भी हम एक प्ले पढ़ चुके हैं जिसमें हेलेना एक कैरेक्टर है। हेलेना किससे प्यार करती होती हैं? एक वर्क है, मतलब डोंट कंफ्यूज इट विद दिस वर्क। ये हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको पुराना वर्क बता रही हूँ जिसमें हेलेना प्यार करती होती हैं किससे? डिमीट्रियस से। डिमीट्रियस किससे प्यार कर रहे होते हैं? हर्मिया से। और हर्मिया किससे प्यार करती हैं? लाइजेंडर से। कौन सा वर्क था? अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। और क्या कैरेक्टर्स थे? टाइटेनिया, ओबेरॉन, पक, है ना। रॉबिन गुडफेलो भी कहते हैं जिन्हें, है ना। ये नहीं याद है तो रिवाइज़ करो, ठीक है। क्योंकि मैं तो यार यही बिलीव करती हूँ कि अगर रिवीजन नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई फिर फ़ायदा नहीं है। मतलब क्वेश्चन सही होना नहीं होना पेपर में बड़ा मुश्किल है ना। चलो आ जाते हैं अब किंग लेयर पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्क है, एक ट्रेजेडी है ये किंग लेयर जो है। किंग लेयर के बारे में पीबी शेली ने कहा था कि दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब उन्हें किंग लेयर काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिस वजह से उन्होंने बोला है मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। स्पेसिमेन क्या होता है? एक तरीके से एग्जाम्पल कह सकते हो, यहाँ इसका वो मतलब बन रहा है। कौन से वर्क में बोला है? अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। पीबी शेली का वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि किंग लेयर इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। सो पॉजिटिव रिमार्क है। डिफेंस ऑफ पोएट्री से आपको कुछ याद आया? हमने बड़े पहले जब हम फिलिप सिडनी पढ़ रहे थे तब हमने ऐसे जैसे किसी वर्क का नाम पढ़ा था। क्या नाम था वो? आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। क्या नाम था? फिलिप सिडनी का वर्क था, पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। किंग लेयर की स्टोरी पे आ जाते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि ये वर्क काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है। स्टोरी में आपको बता देती हूँ पर फिर भी आपको थोड़ा सा खुद से ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, लियर, किंग लियर एपोनिमस कैरेक्टर, ठीक है। एपोनिमस कैरेक्टर। किंग लियर की 3 बेटियां हैं, गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। जो गॉनरिल है, रीगन है, ये नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं प्ले में, ठीक है। कॉर्नवॉल भी नेगेटिव हैं और एडमंड भी नेगेटिव कैरेक्टर हैं, ठीक है। गॉनरिल और रीगन किंग लियर को ये विश्वास दिलाती हैं कि ये इनसे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है। और कॉर्डेलिया नहीं बता पाती, ठीक है, और उस वजह से वो सफ़र करती है। होता क्या है कि किंग लियर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अब अपना किंगडम डिवाइड कर देना है और वो अपनी 3 बेटियों में अपने किंगडम को डिवाइड कर देंगे। उन्होंने डिसाइड तो किया होता है कि बराबर बराबर देना है सबको, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटियों को बोलते हैं कि मेरी तारीफ़ करो, तुम मुझे कितना प्यार करते हो मुझे बताओ। तो गॉनर भी बताती है कि बहुत वो डायलॉग्स हैं प्ले में कि बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं वो, बहुत ही उसको इतनी एम्बेलिश करके बहुत ही अच्छे अच्छे टर्म्स में वो लियर को बताती हैं कि वो उनसे प्यार करती हैं। रीगन भी यही करती हैं। लेकिन जब कॉर्डेलिया की टर्न आती है ना, वो नहीं बोल पाती। वो बोलती है कि मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी अपने पापा से करती है, ठीक है। तो बेसिकली वो अपने प्यार को बहुत ज़्यादा यू नो जिसे कहते हैं ना बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता पाती है।
और किंग लियर को गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि कॉर्डेलिया उन्हें प्यार नहीं करती। ठीक है, ऐसा समझ आता है मुझे तो कि उनको ऐसा लगा होगा। तो क्योंकि कॉर्डेलिया ने उनकी तारीफ़ नहीं की बहुत ज़्यादा, तो किंग लियर क्या कहते हैं, वो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देते। कॉर्डेलिया के उस टाइम पे 2 सूटर्स होते हैं। सूटर्स जिनसे शादी होनी होती है, मतलब किन्हीं एक में से होगी। तो एक होते हैं किंग ऑफ फ्रांस और दूसरे होते हैं बर्गंडी के। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो ड्यूक होते हैं कि किंग होते हैं, मतलब बर्गंडी के होते हैं, जो भी होते हैं। तो बर्गंडी वाले जो हैं वो कॉर्डेलिया, मतलब अब क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कॉर्डेलिया के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो बर्गंडी वाले इंटरेस्टेड नहीं रहते। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस फिर भी कॉर्डेलिया से शादी करते हैं। तो ये किंग ऑफ फ्रांस के भी वर्चुअस नेचर के बारे में हमें बता रहा है कि किंग ऑफ फ्रांस भी एक अच्छे दिल के इंसान है। ठीक है, तो कॉर्डेलिया किंग ऑफ फ्रांस से शादी कर लेती हैं। गॉनरिल और रीगन, जो सपोजिडली बहुत ही प्यारी बेटियां थी, जिन्होंने किंग लियर को पता नहीं क्या क्या बोला कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, वो एक्चुअली उनको प्यार नहीं करती हैं। ठीक है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये बोल रही हैं। इनके हस्बैंड्स देख लो आप, गॉनरिल के एल्बनी हैं और रीगन के कॉर्नवॉल हैं। एल्बनी एक पॉजिटिव कैरेक्टर है और कॉर्नवॉल भी इनके प्लान में शामिल रहेंगे, जो भी ये करेंगी आगे। अब गॉनरिल और रीगन को ऑब्वियसली प्रॉपर्टी मिली है, तो उनको किंग लियर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि मतलब एक तो किंग लियर को 100 नाइट्स चाहिए। ठीक है, 100 नाइट सोल्जर्स, एक तो अपना एक 100 नाइट्स का एक ग्रुप मेंटेन करेंगे। पर जब ये ना अपनी डॉटर के पास जाते हैं रहने के लिए, जैसे गॉनरिल के पास जब जाते हैं, तो गॉनरिल जो है ना वो बोलती है कि आपके नाइट्स ने इतना क्योस मचा रखा है और ये वो। और किंग लियर को बहुत दुख होता है कि उनकी बेटी उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं कर रही, कि नहीं कर रही होती गॉनरिल अच्छा ट्रीट। तो किंग लियर चले जाते हैं रीगन के पास, उन्हें लगता है, कुछ होप होती है कि रीगन उन्हें बेटर ट्रीट करेंगी। पर जब वो रीगन के पास जाते हैं तो रीगन गॉनरिल की साइड ले रही होती है कि गॉनरिल तो ठीक ही बोल रही है टाइप्स। तो किंग लियर को वहाँ पे भी बहुत दुख होता है कि रीगन ने ऐसा किया। प्लस रीगन के पास जाने से पहले वो केंट को भेजते हैं वहाँ पे। केंट भी उनके एक कोर्ट में अर्ल होते हैं, तो बेसिकली लॉयल होते हैं वो काफ़ी केंट को, सॉरी लियर को। लेकिन जब केंट रीगन के पास जाती हैं तब लियर को खुद नहीं पता होता कि केंट है वो। मैं अभी आती हूँ इस पे क्या बात है ये, पर चलो केंट जाते हैं रीगन के पास। तो केंट वहाँ जाते हैं रीगन के पास, तो उनका कुछ वहाँ कहा सुनी हो जाती है किसी के साथ। तो केंट को क्या करते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं रीगन एंड कॉर्नवॉल। और लियर को बड़ा, मतलब किंग, मतलब किसी का रिप्रेजेंट करने गया है ना, मतलब केंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किंग लियर को वहाँ पे। तो उनको फिर दुख होता है कि रीगन ने जो किया उनके साथ। तो ठीक है, फिर क्या होता है कि किंग लियर को यहाँ से भी दुख होता है कि रीगन ने भी नहीं हेल्प की, मतलब अच्छा नहीं ट्रीट किया, गॉनरिल ने भी नहीं ट्रीट किया। फिर वो क्या करते हैं ना, मतलब उनको इतना दुख हो रहा होता है कि उनकी बेटियों ने इस ऐसा उनके साथ किया कि वो ना आंधी तूफान में चले जाते हैं। बाहर आंधी तूफान आ रही होती है, वो उसमें चले जाते हैं। और उनके साथ कौन जाता है, एक तो केंट जाता है, दूसरा एक फूल है इस प्ले में, वो जाता है। ठीक है, अब ये बहुत सोचो कैसी सिचुएशन है, किंग है, हुआ है आप किसी जगह के, किंग लियर, प्रॉपर्टी दे दी, कुछ नहीं बचा, और अब आप स्टॉर्म में हो अकेले विद 2 पीपल, केंट एंड फूल। ये केंट के कैरेक्टर के बारे में भी आपको बताता है कि केंट को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किंग के पास पावर पैसा है या नहीं, है ना। और फूल, अब देखो क्या आयरनी है, फूल, फूल को पता है कि वो वर्चुअस है, फूल को पता है कि सही चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये चले जाते हैं स्टॉर्म में। अब यहाँ पे हम ज़रा प्लॉट को स्टॉप करते हैं। स्टॉर्म यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ। स्टॉर्म में चले गए हैं बाहर किंग लियर, किस किस के साथ, केंट है साथ में, प्लस फूल है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी साइड ऑफ द प्ले। जब स्टार्टिंग में किंग लियर ने कॉर्डेलिया को अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल दिया था ना कि उसको कुछ मिलेगा नहीं प्रॉपर्टी में से, तब केंट ने बोला था, अर्ल ऑफ केंट, ये किंग लियर के कोर्ट में थे, इन्होंने बोला था कि ऐसा मत करो, मतलब कॉर्डेलिया की साइड ले रहे थे बेसिकली। तो लियर ने उनको भी निकाल दिया, बैनिश कर दिया। सो कॉर्डेलिया तो बैनिश हुई हुई, केंट भी बैनिश हो गए। लेकिन केंट की आप लॉयल्टी देखो, वो कुछ ही टाइम बाद कायस बन के वापस आ गए
ठीक है, डिस्गाइज कर लिया और किंग लियर को ऑब्वियसली नहीं पता चला कि कायस है, कायस ही केंट है, तो वो चले गए। फिर क्या हुआ कि ये एक चीज़ तो ये हो गई। फिर आ जाओ आप ग्लूस्टर पे, अर्ल ऑफ ग्लूस्टर। अर्ल ऑफ ग्लूस्टर के दो बच्चे होते हैं, एडवर्ड एंड एडमंड। ओह, गलती हुई है यार यहाँ पे, इट्स नॉट एडवर्ड, इट्स एडगर, एडगर एंड एडमंड, ठीक है। तो ये इनके एडगर जो होते हैं वो इनके लेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, मतलब इनकी शादी हुई होती है, उनके ही बच्चे होते हैं। एडमंड इज़ आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब जिनसे शादी नहीं हुई है उनसे इनका बेटा होता है एडमंड। अब जो प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं वो एडगर के होते हैं, वेल्थ के, लेकिन एडमंड जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी मिले, और ये करने के लिए, ऐसा हो जाए इसके लिए वो एडगर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि एडगर ग्लाउस्टर की लाइफ के पीछे हैं और उनको मारना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन एडमंड ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि एडगर जो है वो ग्लोस्टर को मारना चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी वो कंडीशंस क्रिएट करते हैं, ऐसे सीन्स क्रिएट कर देते हैं अपनी चालाकी से, कि ग्लूस्टर को ये बिलीव हो जाता है कि एडगर उनको मारना चाहते हैं। तो जब एडगर वहाँ से, एडमंड ही बोलते हैं एडगर को वहाँ से जाने के लिए, तो ग्लूस्टर को लगता है कि हाँ एडगर सच में ही एडमंड से लड़ रहे थे, और ग्लूस्टर को विश्वास हो जाता है कि एडगर ग्लूस्टर को भी मारना चाहते हैं। जबकि एडगर ना तो एडमंड से लड़ रहे होते हैं, एडमंड ने ही बोला होता है एडगर को कि ऐसा करो, कुछ बहाना बनाया होता है, और फिर एडगर को वो बोलते हैं कि ऐसा दिखाओ कि तुम मेरे पे अटैक कर रहे हो टाइप्स। तो जो ग्लूस्टर हैं वो एडगर को ना एक प्राइस अनाउंस कर देते हैं कि मतलब जो एडगर को ढूंढेगा उसको इतना प्राइस। तो एडगर जो है वो पुअर टॉम का डिस्गाइज लेके, अपना भेस बदल के होते हैं छुपे हुए। अब क्या है कि सीन होता है ना, जब लियर भी स्टॉर्म में है, तब ठीक है, उन्हें पुअर टॉम मिलता है, और पुअर टॉम मैड होने की एक्टिंग कर रहा है। मैड है नहीं पुअर टॉम, एडगर जो है वो अपनी पूरी सेंसेस में है, लेकिन वो फिर भी ऐसा इनेक्ट कर रहा है कि वो मैड है। लियर तो असलियत में मैडनेस की कगार पे हैं, वो उनकी जो सेंसेस है ना, दे नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें धोखा दे दिया है, और वो लियर को मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया। तो लियर ना पुअर टॉम को पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारी जो ये हालत है, क्या तुम्हें भी तुम्हारी डॉटर्स ने ऐसे बिट्रे करा या कुछ ऐसे। वो अपना दुख बेसिकली टॉम में देख रहे हैं, पुअर टॉम में, एडगर में, ठीक है। तो ये सब होता है। फिर क्या होता है कि केंट जो हैं वो कॉर्डेलिया तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि लियर जो हैं उनके साथ ये हो गया है। और जब कॉर्डेलिया को पता चलता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉर्डेलिया के साथ जो हुआ, लियर ने कैसे उन्हें प्रॉपर्टी से निकाल दिया और ये सब, कॉर्डेलिया जो है वो उनकी हेल्प करना चाहती हैं। जब लियर कॉर्डेलिया के पास होते हैं, कॉर्डेलिया उनको एक डॉक्टर को दिखाती हैं, है ना, उनकी बेसिकली हेल्प करती हैं। अब लियर, क्योंकि पूरा उनका कंट्रोल ओवर हिज माइंड चला गया है, ऑलमोस्ट इनटू मैडनेस, लेकिन बीच बीच में ऐसे सर्टन बाउट्स हैं, कुछ कुछ एरियाज़ हैं जब उनको ना अपनी सैनिटी वो रिकवर करते हैं, जब उन्हें मतलब वो सोच समझ पा रहे होते हैं, और जब उनको रियलाइज़ होता है कि कॉर्डेलिया है उनके सामने, उन्हें बहुत शर्म आती है ना, ही इज़ वेरी वेरी अशेम्ड ऑफ वॉट ही डिड। तो फिर ये होता है, फिर क्या होता है, ये फ्रांस की जो आर्मी होती है ना, इनका इनसे वो हो जाता है, एक वॉर टाइप हो रही होती है, उसमें फ्रांस हार जाता है, कॉर्डेलिया हार जाती है, और कॉर्डेलिया को बंदी बना लिया जाता है, और लियर को भी साथ में। अब क्या है, अब आप यहाँ पे स्टोरी पॉज कर दो, जब भी कॉर्डेलिया एंड लियर टेकन प्रिजनर्स, ठीक है। अभी क्या है कि इधर देखो आप ग्लूस्टर के साथ क्या हुआ। जब वो स्टॉर्म थी चल रही थी ना, स्टॉर्म सीन चल रहा था, तब ग्लूस्टर भी जाते हैं लियर की हेल्प करने। अब ग्लूस्टर का लियर की हेल्प करने जाना मतलब रीगन और कॉर्नवॉल ने जो बोला है उसके अगेंस्ट जाना, ठीक है। पर फिर भी वो जाते हैं छुप के, लेकिन एडमंड को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे वो लियर से मिलने जा रहे हैं।
विश्वास करके ग्लूस्टर को तो एडमंड पे विश्वास हो गया होता है, जबकि एडमंड ही है जो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन ग्लूस्टर को उन पे विश्वास हो गया है। एडमंड उनको उनके विश्वास को तोड़ देते हैं, मतलब था ही नहीं कभी, मतलब था लेकिन उन्होंने तोड़ दिया। एडमंड तो स्टार्टिंग से इंटेंशंस अच्छी नहीं थी, तो एडमंड ने कॉर्नवॉल को जाके बता दिया। एज अ रिजल्ट ग्लूस्टर को बुलाया गया और ग्लूस्टर की आंखें निकाल ली गई। ठीक है, बहुत ही कैसा क्या बोलूँ मैं, दर्दनाक सा सीन है। तो उनकी आंखें निकाल ली गई, और जब दर्द में होता है इंसान अपनों को बुलाता है ना, तो वो एडमंड को आवाज़ देता है। तब रीगन बोलती है कि एडमंड इज़ द वन, लाइक जिसने बताया है एंड एवरीथिंग। ग्लूस्टर को समझ में आता है कि एडगर वॉज द द वर्चुअस चाइल्ड जो एक्चुअली ग्लूस्टर की हेल्प करता है, और एडमंड नहीं करेगा। तो जो ग्लूस्टर एडगर समझ आया था उनको कि एडगर जो है वो ही था जो उनका बेटा था, जो उनकी हेल्प करता, और एडमंड ने ऐसा किया उनके साथ। तो वो भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, वो मरने चल पड़ते हैं, मतलब वो जीना नहीं चाहते। ठीक है, जब वो ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली अपनी कि वो ब्लाइंड हो चुके हैं, राइट, उनकी आंखें तो चली गई, वो ब्लाइंड हो चुके हैं। एक चीज़ और, जब ये हो रहा होता है ना, जब ग्लूस्टर की आंखें निकाल ली जाती हैं, तो ग्लूस्टर का एक लॉयल इंसान होता है, वो कॉर्नवॉल को इंजर कर देता है, और वो इतना इंजर हो जाता है कॉर्नवॉल कि वो मर जाता है फिर। ठीक है, और ग्लूस्टर ब्लाइंड हो गए। तो ग्लूस्टर ब्लाइंड होके मरना चाहते हैं, तो वो एक क्लिफ़ ढूंढ रहे होते हैं, क्लिफ़ जहाँ से वो कूद के मर जाए। थैंकफुली वहाँ पे एडगर आ जाता है, पर एडगर अब उन्हें बताता नहीं कि वो एडगर है, और वो ग्लूस्टर को मरने देता है। मतलब ऐसा होता है कि वो उनको, ये ग्लूस्टर को दिखाई तो दे नहीं रहा कि वो क्लिफ़ के ऊपर हैं कि नहीं है, तो नॉर्मल प्लेन ग्राउंड पे ही ना ग्लूस्टर को ये बिलीव करवाते हैं कि हाँ ये क्लिफ़ है, और ग्लूस्टर वहाँ से छलांग भी मारते हैं, लेकिन वो वहीं पे हैं, उन्हें कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो क्लिफ़ पे थे ही नहीं, वो प्लेन ग्राउंड पे थे। लेकिन एडगर फिर क्या करते हैं, वो डिफरेंट बिहेव करने की कोशिश करते हैं इन कंपैरिजन टू वो वाला बंदा जो ग्लूस्टर को लेके आया होता है क्लिफ़ तक उनकी हेल्प करने, उन्हें कूदने के लिए। तो फिर एडगर उनकी हेल्प करते हैं और उनको बोलते हैं कि वो कूद चुके हैं लेकिन वो बच गए हैं फिर भी। तो ऐसे ऐसे करके वो चलता है, तो ग्लूस्टर की जो सुसाइड अटैम्प्ट होता है वो फेल हो जाता है थैंक्स टू एडगर। फिर क्या होता है इस सब में, मैंने आपको बताया कि कॉर्नवॉल मर जाते हैं क्योंकि उन्हें किसने इंजर कर दिया है, ग्लूस्टर के एक लॉयल इंसान ने। ठीक है, तो अब रीगन जो है वो विडो बन गई है। ठीक है, नाउ शी इज़ अ विडो, और इन्हें प्यार हो गया है एडमंड से। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के लिए प्लॉट में मैं थोड़ा सा जो अब और स्टोरी बनेगी, गॉनरिल को भी प्यार हो गया है। ठीक है, और गॉनरिल अब एडमंड के साथ प्लान करेंगी कि एल्बनी को कैसे रास्ते से हटाना है। ठीक है, तो गॉनरिल एक लेटर लिखती हैं एडमंड को, जिसमें उन्होंने बोला होता है कि एल्बनी को हम ऐसे ऐसे, मतलब जो भी, आई डोंट नो द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, पर जो भी उन्होंने एल्बनी के अगेंस्ट प्लान किया होता है वो ऑसवर्ल्ड को पकड़ाया होता है। ऑसवर्ल्ड गॉनरिल का स्टूवर्ड है, और ये चीज़ एडगर को पता चल जाती है। ठीक है, और एडगर और एडमंड जो हैं अल्टीमेटली इनका डुअल होता है आपस में, और एडगर एडमंड को फेटली इंजर कर देते हैं, उनको चोट लगती है एडमंड को कि वो मतलब मर जाएंगे। एडमंड जब मर जाने वाले होते हैं या मर जाते हैं, तब गॉनरिल को रियलाइज़ होता है कि यू नो जिससे वो प्यार करती थी वो तो मर गए, तो वो भी खुद को स्टैब कर लेती हैं। और रीगन भी मर जाती है क्योंकि हमें पता है कि गॉनरिल ने प्लान बनाया था विद एडमंड टू किल रीगन। ठीक है, तो रीगन भी मर जाती हैं क्योंकि गॉनरिल ने प्लान किया होता है। गॉनरिल खुद को मार लेती है क्योंकि एडमंड मरने वाले होते हैं या मर गए होते हैं। तो ऐसे तो ये सब का एंड होता है। इस सब में फिर ये अपने हाँ, लियर और कॉर्डेलिया जो हैं वो प्रिजनर्स हैं। ठीक है, और एडमंड ने उनको मारने के भी ऑर्डर्स दे दिए होते हैं। होता क्या है कि एडमंड मरने से पहले एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं ताकि उनको बचा लिया जाए, कॉर्डेलिया और लियर को। पर इट्स टू लेट, कॉर्डेलिया को ऑलरेडी मार दिया गया होता है, और कैप्टन करके कैरेक्टर है, कैप्टन, उन्होंने मार दिया होता है लियर को, सॉरी कॉर्डेलिया को। और लियर मतलब इतने दुखी हो जाते हैं ना इस सब को देख के कि वो कैप्टन को मार देते हैं।
और लियर कॉर्डेलिया की बॉडी ना अपने आर्म्स में ऐसे उठा के लेके आते हैं जहाँ पे ये सारा सीन हो रहा है। एडमंड और एडगर ये सब हैं जो भी वहाँ पे लेके आ रहे होते हैं और लियर इतने दुखी होते हैं कि वो फिर मर जाते हैं। अब लियर मर जाते हैं तो उनका एक जो बहुत लॉयल इंसान था केंट, जो तब भी उनके साथ था जब लियर ने उन्हें बैनिश कर दिया, है ना। केंट बोलता है कि आई विल ऑल्सो लाइक फॉलो माई मास्टर्स फुट स्टेप्स। तो बेसिकली कि इंटेंड करते हैं कि हाँ वो भी मरने वाले हैं। ठीक है, कौन बचते हैं? एडगर बचते हैं। ठीक है, ये रह जाते हैं और अभी आपको मैं थोड़ा सा डायलॉग्स का बताऊंगी। तो ऐसे ये स्टोरी मतलब एंड होती है। तो बेसिकली गोनरिल इज़ डेड, रीगन इज़ डेड, एडमंड इज़ डेड, ऑसवर्ल्ड इज़ ऑल्सो डेड। एडगर और ऑसवर्ल्ड का आपस में एक डुअल होता है, उसमें ऑसवर्ल्ड भी मर जाते हैं। कॉर्डेलिया डेड है, उनको तो उन्होंने मार दिया कैप्टन ने। क्यों क्यों मारा? क्योंकि एडमंड ने बोला होता है ना। फिर लियर ग्रीफ से मर जाते हैं, है ना, आउट ऑफ सैडनेस। ये ग्लूस्टर भी मर जाते हैं जब इनको पता चलता है ना कि एडगर कितने अच्छे हैं, और मतलब खुशी से और दुख से दोनों से उनको हार्ट अटैक आता है ग्लूस्टर को, तो वो उस वजह से मर जाते हैं। ठीक है, आई होप स्टोरी क्लियर हुई हो। नहीं हुई तो एक बार फिर से देखना इसको, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। पर 3 बेटियां थी, इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। कॉर्डेलिया के इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, बट एवरीबडी एंडेड अप डेड। तभी ये ट्रेजेडी है ना। पहले तो ट्रेजेडीज़ में ऐसा होता था, बहुत सारे कैरेक्टर्स मरते थे, है ना। जकोबियन एज में जब आप जाओगे ना, वहाँ पे तो ब्लडशेड बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत गोरी डिटेल्स हैं आम, अम, आपके प्लेस में। और ये मैं नहीं बोल रही, ये मतलब हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्ले की जो एंडिंग है ना, उसमें एडगर बोलते हैं, द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक वट वी फील नॉट वट वी ऑट टू से। मतलब ये जो सैड टाइम है बड़ा हैवी है ना, दुख है उसको। और बोलते हैं हमें वो बोलना चाहिए जो हमें फील हो रहा है, ना कि वो जो हमें बोलना चाहिए। द ओल्डेस्ट हैथ borne मोस्ट, वी दैट आर यंग शेल नेवर सी सो मच नॉर लिव सो लॉन्ग। बोलते हैं जो ओल्ड लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ देखा है, हम यंग हैं इसीलिए हम इतना कभी नहीं देखेंगे और ना ही कभी इतना जिएंगे। तो इस तरह से बोल रहा है वो। अब इसका कई कनोटेशंस हो सकते हैं, ये मतलब हो सकता है कि अगर आप इतने लंबे जियो तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। मे बी उसका उस तरफ से इंटेंशन उस तरीके का है या ऐसा है। चलो ठीक है, तो ये एडगर की स्पीच है, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, आपको याद होना चाहिए। स्पेशली तो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, द ओल्डेस्ट हैथ बॉर्न मोस्ट। लिख देती हूँ मैं, द ओल्डेस्ट हैथ बॉर्न most, we that are young shall never see so much nor live so long। ठीक है, कौन बोलता है? एडगर। सो दैट इज़ द एंड ऑफ किंग लियर। ठीक है, इसमें मुझे जो आपको बताना है, मैंने आपको अभी बताया, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है सिर्फ, है ना। क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत कम है यहाँ से, पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ताकि आपको समझ आए कि जो रैंकिंग है वो किस तरह से है। ड्यूक होते हैं, फिर उसके बाद नीचे आते हैं आपके पास मार्क्विस। इतना ये तो इतना कम आता है लिटरेचर में, पर फिर अर्ल, जैसे आपको बताया था मैंने, अर्ल ऑफ ग्लूस्टर थे। कौन? एडवर्ड और एडमंड के पापा अर्ल थे वो। ड्यूक कौन था? ऑफ कॉर्नवॉल, एल्बनी भी ड्यूक थे। तो अर्ल ऑफ ग्लूस्टर को ड्यूक की ऑर्डर्स मानने पड़ने थे, है ना, क्योंकि वो रैंकिंग में उनसे ऊपर है। और इसीलिए जब वो किंग लियर की हेल्प करने गए थे कॉर्नवॉल
को मतलब नहीं भी पसंद था, तब भी वो गए थे किंग लियर की हेल्प करने के लिए, है ना, इसीलिए फिर उनकी आंखें निकाल दी गई और वो सब हुआ। तो अर्ल, फिर विस्काउंट, फिर बैरन, और फिर नाइट। ठीक है, ये आपका रैंकिंग रहती है। सो ड्यूक, अर्ल, विस्काउंट, बैरन, नाइट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मैकबेथ पे। मैकबेथ एक ट्रेजेडी है जो शेक्सपियर ने 1606 1607 के बीच में लिखी है। मैकबेथ की सेटिंग जो है वो स्कॉटलैंड में है। वैसे तो मैंने आगे लिखा है बट अभी भी याद करो, स्कॉटलैंड। ठीक है, मैकबेथ ना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है नेट के पर्सपेक्टिव से। सवाल काफ़ी आए हुए हैं और डेप्थ वाले सवाल हैं, मतलब अगर आपको सेंस ऑफ द प्ले नहीं पता है तो करना मुश्किल है। ठीक है, तो अपनी तरफ से भी करना, बाकी जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से वो तो मैं आपको करवा ही रही हूँ। तो डंकन जो है वो किंग है। क्या नाम है? डंकन। डंकन इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि वहीं पे सेट है प्ले, अभी बताया मैंने। सो डंकन इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उनके बड़े बेटे हैं मैलकॉम। मैलकॉम और डोनल्ड बेन भी उनके बेटे हैं, ये उनके छोटे बेटे हैं। डोनल्ड बेन पे सवाल आ चुका है, डोनल्ड बेन इज़ अ कैरेक्टर इन। ठीक है, तो मैकबेथ आंसर था। मैलकॉम एंड डोनल्ड बेन किसके बेटे हैं? ये डंकन के बेटे हैं। डंकन कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, उसके बाद मैकबेथ, बैंक्वो एंड मैकडेफ, ये तीनों ही थेन्स हैं। क्या है ये? थेन्स। अब थेन्स क्या होते हैं? जैसे एक किंग है, ठीक है, तो किंग के लिए अपने आप डिफ़िकल्ट है ना इतनी बड़ी टेरिटरी को एडमिनिस्टर करना। ठीक है, तो वो फर्दर काम डिप्यूट कर देंगे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं इसको, कि आपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। एक ही पावर का सेंटर नहीं रखा है, आपने मल्टीपल पावर के सेंटर्स रखे हैं। तो किंग सबसे ऊपर हो गया, फिर नीचे आपके पास थेन है। ठीक है, तो एक रैंक हो गया बेसिकली ये। और अगर मैं आपको इसको इंग्लैंड के से कंपेयर करूँ, जैसे आप अभी तो हम स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, तो स्कॉटलैंड में थेन होते हैं। इंग्लैंड में अगर कंपेयर करूँ तो अर्ल जो होता है ना, अर्ल के बेटे को स्कॉटलैंड में थेन कहते हैं। ठीक है, चलो, तो जब ये प्ले स्टार्ट होता है ना उस टाइम पे विचेस का इंट्रोडक्शन है। 3 विचेस होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफेसी करेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इन पे डिटेल में भी सवाल आया हुआ है। तो स्टार्ट प्ले ऐसे होता है। अब होता क्या है ना कि स्कॉटलैंड और नॉर्वेजियन किंग का आपस में वॉर चल रही होती है। ठीक है, और मैकबेथ और बैंक्वो बहुत अच्छे से लड़े होते हैं फॉर स्कॉटलैंड अगेंस्ट द नॉर्वेजियन किंग। लेकिन जो ओरिजिनली थेन ऑफ कॉर्डर होता है, मैकबेथ भी थेन ऑफ कॉर्डर बनते हैं, लेकिन उनसे पहले भी ओरिजिनली एक थेन ऑफ कॉर्डर होते हैं। जो थेन ऑफ कॉर्डर हैं वो ट्रेटर हैं। ट्रेटर, उन्होंने धोखा दिया स्कॉटलैंड के किंग को, वो जाके नॉर्वेजियन आर्मी से मिल गए। ठीक है, तो इसीलिए एज अ रिज़ल्ट बाद में जो किंग हैं डंकन, वो मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि किंग्स ऐसे करते थे ना कि किसी ने कुछ अच्छा काम किया या कुछ भी किया तो आप उनको रिवॉर्ड करते हो, उनको कुछ इनाम देते हो। ठीक है, तो बैंक्वो और मैकडफ भी थेन हैं अलग अलग जगहों के। जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे मैलकॉम में और मैकडफ में बहुत कन्फ्यूजन होता था, तो आप प्लीज़ इसको याद कर लो। मैलकॉम जो है वो किंग के बेटे हैं और मैकडफ जो हैं वो थेन है। ठीक है, बैंक्वो के बेटे हैं फ्लियंस। अब होता क्या है कि ये ना 3 विचेस से मिलते हैं, मैकबेथ और बैंक्वो 3 विचेस से मिलते हैं। और वो ना मैकबेथ को अलग अलग नामों से बोलती हैं। पहले वो उन्हें बोलती हैं थेन ऑफ ग्लैमिस, वो पहले थेन होते हैं वहाँ के। फिर वो बोलती हैं थेन ऑफ कॉर्डर, फिर वो बोलती हैं कि किंग। ठीक है, तो मतलब वो एक पॉसिबिलिटी बताती हैं कि मैकबेथ फ्यूचर में किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनेंगे। और बैंक्वो जो है उनके लिए वो कहती हैं कि बैंक्वो के जो बेटे होंगे वो भी किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। ठीक है, सो वो बोलती हैं मैकबेथ जो है वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे और बैंक्वो के बच्चे किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। अब क्या है कि जैसे मैकबेथ जाते हैं, थोड़ा सा एम्बिशियस हो जाते हैं, इनके दिमाग में
ये चीज़ चल रही होती है कि किंग को मार दिया जाए और खुद किंग बना जाए। और ये जो इनके दिमाग में चल रहा होता है, इसको बेसिकली फ्यूल करती हैं उनकी वाइफ बेसिकली उनको मोटिवेट करती हैं। फिर ऑलरेडी भी मैकबेथ के दिमाग में होता है, पर उनकी वाइफ उन्हें थोड़ा और मोटिवेट करती हैं। लेडी मैकबेथ बुलाएंगे हम उन्हें। तो लेडी मैकबेथ उन्हें मोटिवेट करती हैं और वो ना उन्हें करेज के नाम पे बोलती हैं कि ना करेज होना चाहिए ये सब करने के लिए, उस टाइप से। तो करेज वाली चीज़ वो बोलती हैं। तो फिर मैकबेथ भी अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि किंग को मार देना है। फिर क्या होता है कि डंकन जो है वो मैकबेथ के घर आते हैं। घर मतलब कैसल आते हैं। मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर है ना, तो उनका कैसल होगा। तो उनका कैसल होता है, उस कैसल को बोलते हैं कैसल ऑफ इन्वर्नेस। ठीक है। कैसल ऑफ इन्वर्नेस में कौन आते हैं? डंकन आते हैं। और मैकबेथ और उनकी वाइफ प्लान करते हैं उनको मर्डर करने के लिए। तो सबसे पहले तो उनकी वाइफ क्या करती हैं, लेडी मैकबेथ, वो जो गार्ड्स होते हैं ना डंकन के, डंकन कौन? किंग। जो गार्ड्स होते हैं डंकन के, उनको पहले तो वो वाइन पिलाती हैं जिसमें ड्रग्स होती हैं। तो उसकी वजह से वो मतलब उनका जो थोड़ा सो जाते हैं, मतलब उनको पता नहीं चलता क्या हुआ। तो फिर वो जाके मैकबेथ जो है वो डंकन को मार देते हैं। और फिर क्या करती हैं लेडी मैकबेथ, जो डंकन का ब्लड होता है वो स्पिल कर देती हैं उन्हीं गार्ड्स के कपड़ों पे। ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि उन गार्ड्स ने मारा है। तो ये वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, डंकन को मार देते हैं। ठीक है, एम्बिशन की वजह से। फिर क्या होता है, वहाँ पे मैकडफ आ जाते हैं। मैकडफ कौन हुए? थे नहीं अभी, कहीं किसी और जगह के। तो मैकडफ आते हैं और उनको मतलब ऑब्वियसली उन्हें पता चलता है जैसे कि किंग मर्डर हो गया है। तो मैकबेथ क्या करते हैं ना, वो उन गार्ड्स को मार देते हैं मैकडफ के सामने। और फिर ये कहते हैं कि इन्होंने ही मारा है। सो वो एक तरह से ऐसा दिखाते हैं कि उनको उनके ऊपर गुस्सा आया। मतलब मैकबेथ को उन गार्ड्स के ऊपर गुस्सा आया, इसीलिए मैकबेथ ने उन गार्ड्स को मार दिया। वो ऐसा दिखाते हैं किसको? मैकडफ को। ठीक है। फिर क्या होता है कि बिकॉज मैकबेथ अब एम्बिशियस हो गए हैं, तो क्योंकि विचेस ने ये प्रोफेसाइज किया होता है, उन्होंने ये बोला होता है कि बैंकुओं के बच्चे किंग बनेंगे। तो मैकबेथ सोचते हैं कि बैंकुओं को ही मार दो। तो वो क्या करते हैं, एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। और वहाँ पे वो काफ़ी जगह के थेन्स को बुलाते हैं, तो वहाँ पे बैंकुओं भी होते हैं। और वहाँ पे ना वो हायर करते हैं लोगों को, और वो जाके कि वो बैंकुओं को मारना है। दो लोगों को हायर करते हैं बैंकुओं को मारने के लिए और साथ में फ्लियंस को भी मारने के लिए। पर बैंकुओं तो मर जाते हैं, पर फ्लियंस भाग लेते हैं। वो भाग जाते हैं अपनी जान बचा के, तो वो मतलब बच जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब डंकन मरते हैं ना, जब किंग मरते हैं, तो उनके दोनों बच्चों को ऐसा लगता है कि अगली टर्न कहीं उन्हीं की ना आ जाए, क्योंकि पापा को मार दिया तो, क्योंकि अब हो सकता है कि मैल्कम और डोनाल्ड बेन की टर्न आ जाए, तो इसीलिए वो भी भाग जाते हैं। तो सस्पिशन जो है ना वो इन पे भी होता है। ठीक है, मैल्कम और डोनाल्ड बेन पे। एनीवे, तो उसके बाद उन्होंने बैंकुओं को भी मार दिया मैकबेथ ने, और फ्लियंस भाग गए। फिर क्या होता है ना इसमें कि बैंकुओं का जो घोस्ट होता है ना, घोस्ट, वो दिखता है मैकबेथ को। ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें गिल्ट हो रहा हो, है ना, मैकबेथ को, और इसीलिए उन्हें बैंकुओं का भूत दिख रहा हो, या भूत हो भी सकता है, मतलब जो भी है। पर मैकबेथ जो है वो बैंकुओं का भूत देख सकते हैं, उनको वो दिखते हैं। और लेडी मैकबेथ को क्या हो रहा होता है, उनको ऐसा लग रहा होता है, एक तो वो नींद में चल रही होती हैं, और नींद में चले चले उनको लगता है कि उनके हाथों पे खून है। ठीक है, और वो उस खून को निकालने की कोशिश कर रही होती है नींद में ही, जबकि कुछ नहीं होता उनके हाथ पे। पर वो मेटाफोरिकली तो है ना, उन्होंने वो खून उसमें इन्वॉल्व है, वो उन्होंने वो खून डंकन से लेकर उन गार्ड्स पे लगा दिया था। ठीक है। तो वही चीज़ का एक नींद में ना वो कोशिश कर रही होती है उस खून को निकालने की। तो काफ़ी वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्ले का, जब वो कोशिश करती हैं उस ब्लड को रिमूव करने के लिए नींद में, जब वो नींद में चल रही हैं। और मैकडफ जो हैं, ये याद है कौन? मैकडफ, जिनको पता चला था कि किंग का मर्डर हो गया, और वो जब गए थे मैकबेथ के प्लेस पे, कहाँ? कैसल ऑफ इन्वर्नेस पे। तो मैकडफ जो हैं वो चले जाते हैं मैलकॉम के पास। मैंने आपको बताया था कि मैलकॉम और डोनाल्ड बेन भाग गए थे अपने फादर की डेथ के बाद। तो मैकडफ चले जाते हैं मैलकॉम के पास इंग्लैंड में। वहाँ पे मैलकॉम एक आर्मी रेस कर रहे हैं। ठीक है, एक आर्मी इकट्ठा कर रहे हैं अगेंस्ट मैकबेथ। ठीक है। तो वहाँ पे ये कर रहे होते हैं।
मीनवाइल मैकबेथ जो है ये वो विचेस के पास फिर से जाते हैं और उनसे पूछते हैं। फिर विचेस बोलती हैं कि दो ही कारणों से डेथ हो सकती है मैकबेथ की। पहली, एक ऐसा बंदा मारेगा मैकबेथ को हु इज़ नॉट बॉर्न आउट ऑफ अ वुमन, ठीक है, नॉट बॉर्न आउट ऑफ अ वुमन। और दूसरा वो ये लिखती हैं, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि जब बर्नम वुड जो है दैट विल मार्च टू डंसिनेन। डंसिनेन वो हिल है जहाँ पे वो उनका मैकबेथ का कैसल है, नॉट द कैसल ऑफ इन्वर्नेस बट जहाँ पे वो फाइनली किंग बनते हैं स्कॉटलैंड के आफ्टर द डेथ ऑफ ओरिजिनल किंग डंकन की डेथ के बाद। तो जब डंसिनेन की हिल पे आएंगी बर्नम वुड, तब होगी मैकबेथ की डेथ। तो दो कंडीशंस बोली, सन बॉर्न आउट ऑफ नो सन बॉर्न आउट ऑफ अ वुमन, बॉर्न मतलब जो सन एक माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ वो, और जब बर्नम वुड मार्च करेगी टुवर्ड्स डंसिनेन हिल, ठीक है। बर्नम वुड एक फॉरेस्ट है, स्कॉटलैंड में है ये जगह, और प्ले में भी फिगर करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि मैकबेथ को लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट चल नहीं सकता, और मतलब सन तो विल बी बॉर्न आउट ऑफ अ वुमन। बट होता क्या है कि फाइनली ये पहुंच जाता है मैकडफ, और मैकडफ ही मैकबेथ को अल्टीमेटली मारते हैं क्योंकि मैकडफ जो होते हैं वो अनटाइमली रिप्ड है, ये याद रखना, अनटाइमली रिप्ड, अनटाइम लिख लेना इसको, अनटाइमली रिप्ड ऑफ हिज मदर। तो बेसिकली उनका सी सेक्शन हुआ है, ठीक है। तो वो बेसिकली उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे कि मतलब ही इज़ नॉट बॉर्न आउट ऑफ अ वुमन, वो सिजेरियन सेक्शन हुआ है इसीलिए ही इज़ अनटाइमली रिप्ड। तो एक तो वो कंडीशन हो गई। और ये सारी आर्मी जब मार्च कर रही होती है ना टुवर्ड्स डंसिन एंड हिल, तो इन्होंने एक कवरेज प्रोवाइड की होती है खुद को फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ बर्नम, ठीक है। तो वहाँ से इन्होंने अपने आप को एक कवरिंग प्रोवाइड की होती है। तो बेसिकली जब वो चल रही होती है, आर्मी जब आ रही होती है, तो ऐसा लगता है कि बर्नम वुड आ रही है चल के, ठीक है। तो उस तरह से फिर मैकबेथ की डेथ हो जाती है बाय मैकडफ। अभी जब ये सब चल ही रहा होता है तो मीनवाइल लेडी मैकबेथ मर जाती हैं। बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड किया, पर वो भी मर जाती हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो डंकन किंग हैं, उनके बेटे हैं मैलकॉम, डॉनल्बिन, मैकबेथ, बैंक्वो, मैकडफ, ये सब थेन्स हैं। मैकडफ को पता चलता है कि किंग का मर्डर हो गया है ना, कैसल ऑफ इन्वर्नेस में जो मैकबेथ का है। और मैकबेथ और उनकी वाइफ किस पे इल्ज़ाम लगाते हैं? गार्ड्स के ऊपर, जिनको किसने ड्रग किया होता है? लेडी मैकबेथ ने, और उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया होता है। फिर मैकबेथ उन्हीं गार्ड्स को मार देते हैं क्योंकि वो ये प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कितना मतलब गुस्सा आया है कि इन गार्ड्स ने किंग को मार दिया, तो वो गार्ड्स को भी मार देते हैं। मैकबेथ फिर बन जाते हैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जब वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि कहीं बैंक्वो जो हैं उनकी, क्योंकि विचेस ने बोला था कि बैंक्वो के जो बच्चे होंगे वो फ्यूचर किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड होंगे, तो वो बैंक्वो की लाइफ लेने की अटेम्प्ट करते हैं। कैसे? दो मर्डरर्स को भेजते हैं, है ना। एक फीस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की होती है, वहाँ पे सारे थेन्स आए होते हैं, बैंक्वो भी आए होते हैं, तो उधर ही वो उधर मर्डरर्स को बोलते हैं कि इनको मारना है। मर्डरर्स बैंक्वो को तो मार लेते हैं लेकिन फ्लियंस भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैकडफ और मैलकम, मैकडफ चले जाते हैं मैलकम के पास इंग्लैंड में, और ये आर्मी रेज कर रहे होते हैं किसके अगेंस्ट? मैकबेथ के अगेंस्ट। और फिर अल्टीमेटली जब मैकबेथ जाते हैं विचेस के पास पूछने, है ना, तो विचेस बोलती हैं कि अगर उनकी डेथ होगी तो वो कैसे होगी? जब बर्नम वुड जो है वो मार्च करेगी टुवर्ड्स डंसिनन हिल में, डंसिनन, और एक ऐसा इंसान मारेगा उन्हें जो विल नॉट बी बॉर्न आउट ऑफ अ वुमन। सो फिर अल्टीमेटली कौन मारता है? मैकडफ मारते हैं क्योंकि ये अनटाइमली रिप्ड है और मतलब इनका सी सेक्शन हुआ है, और वो मारते हैं मैकबेथ को। और जो डंसिनन हिल में हिल पे मार्च करने वाली बात होती है, डंसिनन हिल की तरफ मार्च करने वाली बात होती है बर्नम वुड की, तो ये जो सोल्जर्स होते हैं ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए बर्नम वुड का एक शील्ड बनाते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट आपकी तरफ आ रहा है।
तो ये है मैकबेथ की स्टोरी। अब आ जाओ आप कुछ और फैक्ट्स पे। सोर्स है हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स। ठीक है, हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स का नाम आ गया मतलब हिस्टोरिकल प्ले है ना, इसका कुछ रिलेशन है हिस्ट्री से। तो मैकबेथ एक रियल लाइफ कैरेक्टर रहे हैं, हिस्ट्री में कैरेक्टर हैं। और ये जो लाइन है ये आपकी पूछी जा चुकी है पेपर में। आई हैव सब्ड फुल विद हॉरर्स। सब्ड, वैसे तो ये मुझे सपर की तरह लग रहा था कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा हॉरर्स देखे हैं, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा हॉरर्स खाए हैं, है ना। पर ये सपर का मतलब यहाँ पे सिप वाला है कि मतलब पिए हैं, सिप सिप करके। ये वो तब बोलते हैं जब एक बैकग्राउंड में आपको एक लेडी की आवाज़ आती है चिल्लाने की। तो वो इन्हीं की वाइफ होती है, हमें बाद में पता चलता है कि वो उनका उन्होंने सुसाइड किया होता है। पर देखने वाली बात यह है कि मैकबेथ को फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्होंने इतना कुछ देख लिया है बाय द टाइम उनकी वाइफ सुसाइड करती हैं टुवर्ड्स द एंड, कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है ना, इतना हॉरर वो देख चुके हैं। ठीक है, ये वाली जो लाइन ना ये एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर शायद समझाऊंगी भी, और उसके बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आप इसको गेस कर सको, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप याद करोगे ना फिर तो कितना याद करोगे, जितना हो सके उतनी कोशिश करो लॉजिकली उसको समझने की और गेस करने की, तभी आप गेस करोगे ये। ठीक है, कम यू स्पिरिट्स दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी फ्रॉम क्राउन टू द टो टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रूअलिटी। क्या लगता है कौन बोल रहा हो सकता है ये, किसने बोला होगा ये? इस पूरी जो ये लाइंस है ना, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसेक्स मी हियर। ठीक है, फिल मी विद डायरेस्ट क्रूअल्टी। तो ये जो भी इंसान बोल रहा है वो स्पिरिट्स पे ऊपर दे आर कॉलिंग अपॉन द स्पिरिट्स की अनसेक्स कर दो, जो भी कैरेक्टर ये बोल रहा है उसके अनसेक्स कर दो, और क्राउन टू टो ऊपर से नीचे तक क्या करो, क्रूअलिटी से फिल कर दो। कौन मांग रहा हो सकता है ऐसी बात? देखो वैसे तो आप इसको मैकबेथ भी सोच सकते थे, लेकिन जो ये अनसेक्स मी हियर है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेडी मैकबेथ बोल रही होती हैं। लेडी मैकबेथ बोलती हैं इससे पहले कि मर्डर हुआ होता है किंग का, क्योंकि ये कन्वेंशनली ऐसा सोचा जाता है कि फीमेल्स थोड़ी केयर गिविंग होती हैं, फेमिनिन होती हैं, है ना। तो वो उसके लिए बोल रही हैं कि मुझे क्रूअल बनना है, उसके लिए अनसेक्स करना पड़ेगा मुझे, मतलब जो मेरी फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं उनको जाने देना पड़ेगा। और उसके लिए वो किसकी हेल्प मांग रही हैं? स्पिरिट्स की हेल्प मांग रही हैं। ठीक है, एक मिनट, ये ये स्पिरिट्स किसकी हैं? स्पिरिट्स ऑफ हेल, ये सवाल आया हुआ है। स्पिरिट्स ऑफ हेल है ये, याद रखना है इसको, स्पिरिट्स ऑफ हेल को ये बोलती हैं लेडी मैकबेथ। ठीक है, अब ये देखो, इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज़ डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली। अच्छा, पहले तो आपको ये समझ आता है टिज़, ट्वर, ये देखो अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। जब भी अपॉस्ट्रोफी लगा होता है ना उसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे और भी वर्ड्स हैं, लेकिन वो अपॉस्ट्रोफी की से रिप्लेस कर दिए। जैसे इट इज़ है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, इट्स को हम इट इज़ लिखते हैं, तो बेसिकली आई हटा दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे है टिज़, इट इज़, टी के पीछे अपॉस्ट्रोफी है आई को हटाने के लिए, ट्वर, इट वर। ठीक है, तो इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज़ डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली। तो बेसिकली ये मैकबेथ बोलते हैं कब, किसके लिए? मर्डर करने से पहले, कि एक बार मर्डर हो गया तो मतलब हो गया, है ना, मतलब सब कुछ, मतलब एक तरह से बेसिकली काम ख़त्म टाइप्स की, उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक बार मर्डर कंप्लीट हो गया टाइप्स। तो ही इज़ लाइक कि इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज़ डन, मतलब अगर सब चीज़ें ऐसे ख़त्म हो जाएंगी मतलब फिर कुछ और नहीं करना पड़ेगा, तो जल्दी कर लेते हैं एक तरह से, बेसिकली जस्ट फिनिश द डील। तो वो कहते हैं मैकबेथ। ठीक है, ये भी सवाल आया हुआ है, सो आपको पता होना चाहिए। ये किस में और है जो मैंने नहीं लिखा है, वो है लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो। ये मैकबेथ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो। और इसका मीनिंग पूछा हुआ था नेट में एक बार कि क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब है कि लाइफ इज़ जस्ट डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस,
डिवॉइड मतलब उसमें नहीं है वो चीज़, मतलब लाइफ में सब्सटेंस नहीं है, लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं है एक तरीके से, है ना, डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस। तो ये इसमें एक और सवाल है, ये डेप्थ में क्वेश्चन है, मैं आपको सुन लो और इसमें से एक इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करेंगे, वो ध्यान रखना। यू सीम टू मिसअंडरस्टैंड मी बाई ईच एट वंस हर चॉपी फिंगर लेइंग अपॉन हर स्किनी लिप्स। You should be women, and yet your beards forbid me to interpret that you are so. तो बेसिकली ये बात हो रही है विचेस के बारे में, विचेस के बारे में बात हो रही है कि वो होनी तो विमेन चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, लेकिन उनकी जो बियर्ड्स हैं, जो इस डायलॉग को बोल रहा है वो सोच रहा है कि वो बियर्ड्स की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये विमेन नहीं है, ठीक है। तो जो विचेस हैं मैकबेथ में, उनकी बियर्ड है, ठीक है। तो ये जो बात भी हो रही है विचेस की हो रही है, और मैकबेथ में जो विचेस हैं उनकी बियर्ड है, और एक और चीज़, उनकी जो गॉडेस है विच क्राफ्ट की मैकबेथ में, वो हिकेट है, ये, ठीक है, हिकेट। ओके, चलो ये बता दिया। हाँ, ये देखो, एल्सी नाइट्स एंड एसी ब्रैडली ने क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। तो ये हो गया आपके मैकबेथ मेरी तरफ से, और इसको एक बार डिटेल में देख लेना, है ना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और समझ आया तो भी कमेंट करना, नहीं आया तो भी कमेंट करना, मुझे इम्प्रूव होने में हेल्प होती है, और फीडबैक किसी भी तरह का अप्रिशिएट करती हूँ मैं, सो प्लीज़ ट्राई एंड गिव मी सम। सो या, ओके, बाय बाय, टेक केयर।